बेटा USB ले आया करें, वीडियोस ले जाया करें, मेरे पास आज का टाइम नहीं होता, ठीक है। मैंने ग्रुप में मैसेज भी किया था, USB ले आया करें कोई एक बच्चा। बाकी बैच में बच्चे ऐसे ही कर रहे हैं, कोई एक बच्चा USB ले आता है, वो मेरे से वीडियोस ले जाता है, घर जाके अपलोड कर देता है दोनों ग्रुप्स में, ठीक है। तो आप लोग भी थोड़ी सी हिम्मत कर लें। आजकल ना जैसा सुबह में रश लगा हुआ है ना, शाम में मेरी अकेडमी में भी बहुत रश लगा हुआ है, दोपहर को भी क्लासें हैं, शाम में भी क्लासें हैं। मेरी अपनी भी अकेडमी है, मैं भी वहाँ पर ये चीज़ें पढ़ाता हूँ, वेबसाइट डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन, गेम डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये चीज़ें पढ़ाता हूँ मैं अपनी अकेडमी में शाम में। तो मेरे पास भी आजकल बिल्कुल टाइम बहुत कम होता है। यहाँ से जाते साथ एक और कॉलेज है अकबर स्टोर के पास, वहाँ पर भी मेरा एक लेक्चर होता है। फिर उसके बाद अपनी अकेडमी में चला जाता हूँ, 1 से 3 वहाँ लेक्चर है नमाज के बाद। फिर उसके बाद 3 से 4 मैंने खाना खाना है, 4 बजे से लेकर रात 8 बजे तक बैक टू बैक सेशन है शाम में भी। तो मुझे जो है रात के 8-9 बज जाते हैं, फिर वो उस दौरान याद नहीं रहता। ऊपर से आपके ग्रुप्स भी देखें, 3-3 एक ग्रुप हो तो मैं वीडियो अपलोड भी करूँ। ये देखें 22 अप्रैल का बैच एक अलहदा चल रहा है, 11 मई का आपका चल रहा है, और 26 फरवरी का एक अलहदा चल रहा है। ये वाला बैच ख़त्म हुआ है ना अभी रिसेंटली, बात समझ आ रही। तो सबकी वीडियोस होती हैं, फिर वीडियोस भी तादाद में ज़्यादा है, फिर 50-50 MB एक वीडियो की फ़ाइल का साइज़ है। तो वो मुझे कोई 400-500 MB सेंड करने के लिए जो है टाइम चाहिए होता है। फिर व्हाट्सएप में अगर मैं करता हूँ तो 2-3 वीडियो सेंड करता हूँ, व्हाट्सएप हैंग हो जाता है, वो एक एक करके करनी पड़ती है। तो आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, कोऑपरेट करें। नहीं करेंगे तो मुझे मजबूरन सेंड तो करनी है आप लोगों को, या आपके मेरे पास परी तो हैं, और मैं इनको ज़्यादा देर रख भी नहीं सकता, मेरे पास साइज़ नहीं होता लैपटॉप में इतना। मैंने कुछ 2-4 दिन बाद साइट डिलीट कर देनी होती हैं, फिर नहीं बन जाती हैं इतनी। ये लास्ट जो है 16 अप्रैल की है, 16 मई की है, 16 मई से पुरानी मैंने साइट डिलीट कर दी है। क्लियर? तो याद से ले आया करें USB, 1, 2, 3 जितने मर्ज़ी बच्चे ले आएँ, एक बच्चे पे ना रहे। गर्ल्स टाइप नहीं रहता, ले आए बॉयज़ रहता। अच्छा खैर, ये बात समझ आ गई। H1 का मतलब, अच्छा वीडियो में पूरा ये लेक्चर कोड हो रहा है, मेरी आवाज़ें भी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो आपको मुस्तकबिल में भी फ़ायदा ही होगा। कोर्स ख़त्म भी हो जाएगा, आपके पास वीडियोस पड़ी होंगी। अच्छा H1P और A ये समझ आ गया। अब मैं बता रहा था कि अगर मुझे स्पेसिफिक करना है किसी के ऊपर, तो उसके लिए फिर सेकंड थिंग क्या आती है, हम क्या कर लेते हैं, क्लास या ID बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ, Ctrl// जो मैंने बताया था लेक्चर के शुरू में। CSS का भी मैंने कमेंट कर दिया, ओके। इससे डर तो नहीं लग रहा, बता देता हूँ वरना। चलो अब ठीक है। अब क्लास बनाते हैं। क्लास बनाने का तरीका क्या है, या तो आप डॉट लिख के, मैं कहता हूँ डार्क थीम, समझ आ गई। जो भी आपने क्लास का नाम लिखना है उसके शुरू में डॉट लगाना है, ठीक है। और क्लास मैंने दे दिया लाइक बैकग्राउंड कलर जो है उसका रेड कर देना, कलर जो है इसका वाइट कर देना, ठीक है। पैडिंग मार्जिन पढ़ लिया आप लोगों ने, उस्मान भी पैडिंग मार्जिन पर है, चलो अच्छा ठीक है, वेरी गुड। यहाँ तक तो समझ आ गई। आज का टॉपिक है फिर पैडिंग मार्जिन बॉर्डर भी नहीं भरा होगा, आज हम वही पढ़ेंगे। अच्छा यहाँ तक समझ आ गई। अब ये अगर मैं अभी अप्लाई करता हूँ तो अभी कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि मैंने मिटा दिया। तो अब जो मैंने क्लास बनाई है डॉट डार्क थीम के नाम से, इसको मैं यहाँ जाके अप्लाई करूँगा ऐसे, क्लास डार्क थीम, ठीक है। इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा तो जिसके ऊपर मैं क्लास लगाऊँगा बस उसी पे लगेगी, बाकी सारे मेरे ख़राब नहीं होंगे। ये फ़ायदा है क्लास बनाने का। क्लियर? ID भी इस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन उसको हम जावास्क्रिप्ट में यूज़ करेंगे। अभी आप कंफ्यूज ना हो, सिर्फ क्लास समझ लें। क्लियर हो गया यहाँ तक? क्लियर? बैकग्राउंड का टॉपिक भी नहीं पढ़ाना अभी। अच्छा अब हम चलते हैं WC स्कूल के पास, और यहाँ से आप देखें CSS हमने शुरू किया आज। CSS के अंदर मैंने जो अभी आपको टॉपिक पढ़ाया है ना बेटा, ये 2 टॉपिक थे, हाउ टू और सेलेक्टर। हाउ टू के अंदर क्या था, इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल। चलो लग गया, एक्सटर्नल भी बताया जाता। इनलाइन समझ आ गई, लाइन के अंदर CSS देते हैं। इंटरनल भी समझ आ गई, ऊपर हेड के अंदर देते हैं। एक्सटर्नल में क्या होता है, आप फाइल ही लहदा बनाते हो ऐसे, लाइक मैंने कह दिया wow.css। फाइल का नाम जो है .css होना चाहिए। फाइल का नाम कुछ भी हो, एंड में .css होगा तो फाइल आपकी परफेक्ट बनेगी, CSS के लिए कैपेबल होगी, वरना नहीं। और इसके अंदर आपने लिखनी ही CSS होती है, CSS की फाइल। CSS मिसाल के तौर पे क्या है, ये CSS है, ये जो आपने लिखी है स्टाइल के अंदर, ये क्या है, ये जो आपने इस स्टाइल के अंदर लिखी है, ये भी क्या है, CSS है। समझ आ गई है?
तो ये जो स्टाइल के अंदर CSS पड़ी हुई थी, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, बल्कि मिटा ही देता हूँ। ये लो, समझ आ गई। अब मैं वहाँ जाके रिफ़्रेश करूँगा तो अभी के लिए क्या होगा, सारा कुछ उड़ गया। मैं वापस अब मैं जाता हूँ wow.css में, और वो जो कोड मैंने स्टाइल में रखा था वो मैंने अलग से CSS फाइल में रख दी। ये कहलाएगा एक्सटर्नल CSS। क्या कहलाएगा? और इसको मैं लिंक कर दूंगा अपनी फ़ाइल के साथ। और एक और बात मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर में ऐड कर दूँ, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, ये रिवीजन चल रही है, ठीक है। थैंक यू। यहाँ मैंने टाइटल में लिंक लिख के एंटर किया, ये कोड आ गया। यहाँ पर REL के अंदर स्टाइल है, शीट इसको ऐसे ही रहने देना है, और हैरिफ के अंदर आपने उस फाइल का नाम दे देना है। क्या नाम रखा था? wow.css। अब मैं यहाँ जाके रिफ़्रेश करता हूँ, देखो ये मेरी एक्सटर्नल CSS लगी। इसका फ़ायदा क्या है, इनलाइन का फ़ायदा क्या है, इंटरनल का फ़ायदा क्या है? इनलाइन हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और कम इस्तेमाल करनी भी चाहिए। जब हमारा कोई एरर फंस जाए, CSS चल ना रही हो, फिर हम इनलाइन की तरफ आते हैं, वरना हम इंटरनल में रहते हैं और एक्सटर्नल में। अच्छा, इनलाइन में जब आप काम करेंगे तो आपको हर एलिमेंट की स्टाइल अलग से लगाना पड़ेगा। क्या नुकसान होगा उसका? जैसे आपने इसका स्टाइल दिया, आपको सबका स्टाइल अलग से देना पड़ेगा अगर आप किस पे काम करेंगे, इनलाइन पे। अगर आप काम करते हैं इंटरनल, जैसे मैंने यहाँ पर करना सिखाया अभी आपको, तो उसका फ़ायदा क्या होगा? पूरे पेज में आपको पता है, छोटा पेज थोड़ी होता है किसी वेबसाइट का। ये पेज देखिए कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ तक जा रहा है। आपको यह लग रहा है इस पेज के ऊपर 2-3 हेडिंग या 2-3 पैराग्राफ होंगे। बात समझ आ रही है ना? ये कितनी इमेजेस लगी हुई हैं, कितना काम हुआ है। तो इन सब की CSS के लिए अगर आप ऊपर हेड में स्टाइल देंगे तो आपको बार बार नहीं देना पड़ेगा। जिस तरह देखें, इन सब की CSS सेम है, सेम नहीं है? इन सब की CSS सेम है। स्टाइलिंग CSS4 स्टाइलिंग, समझ आ गई? इसकी भी देखें, जैसा ये बटन बना हुआ है वैसा ही ये बना हुआ है। तो क्या आपको इसकी CSS में 2 दफ़ा नहीं लिखनी पड़ेगी? आप ऊपर हेड में 1 दफ़ा लिखेंगे, दोनों जगह कॉल कर देंगे। समझ आ गई बात? अच्छा, अब आगे चलो, एक्सटर्नल CSS का इस्तेमाल। ये तो इंटरनल समझ आ गया ना? इंटरनल है एक पेज के लिए, एक्सटर्नल है पूरी वेबसाइट के लिए। ये देखो, इस पेज के ऊपर भी तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो पिछले पेज पे सेम है। इस पेज पे भी तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो पिछले पेज पे भी ऐसी थी। इस पेज पे भी, अब समझ आ रही है कि नहीं? हैं ये सारे, ऊपर से देखो सारे, ये पाइथन का पेज है, ये जावा का पेज है, ये देखो सारे URL चेंज हैं, सारे पेज हैं अलग-अलग। तो अगर आपने क्या की होगी एक्सटर्नल CSS, तो आपको सारे पेजेस के लिए CSS नहीं करनी पड़ेगी। आप एक दफ़ा एक्सटर्नल में लिखोगे, वो सारी जगह चल। अब फ़ायदा समझ आ गया क्या है? तो सबसे ज़्यादा काम की शुरू में ना, जब आपको असाइनमेंट देता हूँ, सबसे बच्चे कहते हैं सर जी सबसे मुश्किल एक्सटर्नल है, इनलाइन 2 मिनट में हो जाती है। लेकिन जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, वेबसाइट बनाएंगे, दूर अंदेशी करेंगे, पूरा प्रोजेक्ट को सोचेंगे, तो आपको पता चलेगा सबसे आसान जो है वो एक्सटर्नल है। अगर इनलाइन करेंगे तो खपते जाएंगे। अब बात समझ आ गई? क्लियर? कोड्स कोई चाहिए तो बताएं। कोड्स मैं भेजना भूल गया अभी लेक्चर के दौरान। मेरा तरीका, जिनका आज फर्स्ट है, सेकंड लेक्चर है बेटा, आपको पता चल गया या पता चल जाएगा कि मैं क्या करता हूँ।